आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की करेंगे, जिसका आज तीसरा दिन है और ये तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों और शक्तिपीठों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। और दिलचस्प बात यह है कि इस साल तिथि और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा अद्भुत संयोग बना है, जिसके कारण मां चंद्रघंटा की पूजा आज और कल दोनों दिन होगी। देवी दुर्गा की महिमा है अपरंपार। मंदिरों में लगी है भक्तों की कतार। हर ओर हो रही है मां चंद्रघंटा की जय जयकार, क्योंकि आज है शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, जो देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी भागवत पुराण के मुताबिक मां चंद्रघंटा का ये स्वरूप अत्यंत भव्य और अलौकिक है। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्र सुशोभित है, जिसके कारण उनका नाम चंद्रघंटा है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यही वजह है कि तमाम देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में मां की पूजा और अर्चना के लिए दिन भर भक्तों का रेला लगा रहा। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज मां के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा के स्वरूप की जो है पूजा उपासना की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कालका जी मंदिर में और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मौके पर देश भर के मंदिरों में इसी तरीके की भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि मैं कालका जी मंदिर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भवन के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ मां के दर्शन पाने के लिए। सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ है वो इसी तरीके से जो है वो देखी जा रही है। और दिल्ली का प्रसिद्ध कालका जी मंदिर जो है नवरात्र के समय अगर बात की जाए तो इसी तरीके की जो है भक्तों की भीड़ जो है वो यहाँ पे नजर आती है। देश की राजधानी दिल्ली के 3 प्राचीन मंदिर कालका जी, झंडेवाला और छतरपुर मंदिर में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कोई रोजी रोजगार में तरक्की की मुराद लेकर देवी मां के दर पर पहुंचा है, कोई परिवार की खुशहाली के लिए मां का आशीर्वाद लेने पहुंचा है और कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए दौड़ा चला आया है। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाना चाहूंगी कि किस तरीके से मां के रूप को आज जो है उनका श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हरे फूल से उनको पूरी तरीके से सजाया गया है। हरे रंग के वस्त्र उनको इस वक्त पहनाए गए हैं और मंदिर परिसर के मंदिर भवन की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भक्तों का जो तांता है वो सुबह से इसी तरीके से नजर आ रहा है। हर कोई जो है माँ के दर्शन करना चाहता है और नवरात्रि के 9 दिन वैसे ही बेहद खास होते हैं माँ के दर्शन पाने के लिए। तो हर कोई पूजा उपासना के लिए सुबह से ही लाइनों में लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा दर्शन, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमेशा सुनती ऐसे ही बुलाती रहती है ऐसे ही बुलाती रहे सबको। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत हम लोग बड़ी उम्मीद से आए थे और अच्छे दर्शन भी अच्छे हुए। दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी शक्ति उपासना के इस पर्व पर रौनक देखते ही बन रही है। चाहे कटरा हो या मुंबई या फिर अंबाला हो या मयूरभंज, देवी माँ के दर्शन कर भक्त अभिभूत नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उड़ीसा के मयूरभंज की है, जहां अंबिका मंदिर में सुबह सवेरे देवी मां की मंगला आरती में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे। आरती खत्म होने के बाद बारी बारी से भक्तों ने मां के दर्शन किए और अपने साथ लाया प्रसाद मां को अर्पित किया। आज चंद्रघंटा का बेस है तो माता जी चंद्रघंटा के रूप में आज सभी भक्तों को दर्शन देंगे और सभी भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। शाम को अलग है, सुबह का अलग है। बहुत सजा के रखते हैं माता को, पूरे देखने लायक है माता को। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। वैसे तो नवरात्रि के सभी 9 दिन शुभ माने जाते हैं, मगर इस साल एक बेहद खास और अद्भुत संयोग नवरात्रि के दौरान बना है, जिसके कारण मां चंद्रघंटा की आराधना आज और कल 2 दिन होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तृतीया तिथि 24 सितंबर को सुबह 4:51 से आरंभ हुई है, जो 25 सितंबर को सुबह 7:06 तक रहेगी। ऐसे में तृतीया तिथि में वृद्धि होने के कारण मां चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की जाएगी। इस कारण ये दुर्लभ संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है।
वहीं इसी अद्भुत सहयोग की वजह से इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 10 दिनों की है। दिल्ली से मनीषा लाड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुर्गा पूजा का ये उत्सव कितनी भव्यता के साथ देश भर में मनाया जा रहा है, इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। दरअसल अलग अलग शहरों से आई ये 6 तस्वीरें गरबा और डांडिया नाइट्स की हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनमें विदेशी मेहमान भी शामिल हैं। वडोदरा में जहां 7 देशों के 21 प्रतिनिधियों ने गरबा आयोजन में हिस्सा लिया, वहीं अहमदाबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकोट में पारंपरिक गरबा आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जय जय जगचंडी ज्वालिका के मंत्रोच्चार के साथ हुई। राजकोट का ये प्राचीन गरबा गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार उदाहरण है, जिसने भक्ति, संगीत और लोक नृत्य को एक साथ जोड़कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसी तरीके से जामनगर में गरबा मंडल ने प्राचीन गरबा को बेहद खूबसूरती के साथ पेश किया। गुजरात के अलावा दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में भी गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर शाम करीब 4 से 5 हजार लोग शामिल होते हैं। यहाँ पर गरबा की शुरुआत देवी दुर्गा के 9 रूपों की पारंपरिक आरती के साथ होती है। और अगली अच्छी खबर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से आई है, जहाँ पर शारदीय नवरात्र के दौरान रामकथा पार्क में रामलीला का आयोजन हो रहा है। इस साल रामकथा पार्क में होने वाली इस रामलीला का ये 7वां संस्करण है, जिसमें टीवी और सिनेमा जगत के कई नामी गिरामी कलाकार रामकथा से जुड़े पात्रों का किरदार निभाते नजर आएंगे। रामकथा पार्क की ये रामलीला 120 फीट ऊंचे मंच पर अत्याधुनिक 3D तकनीक के साथ हो रही है, जिसके चलते दर्शक रामायण के प्रसंगों को और जीवंत रूप से महसूस कर पा रहे हैं। अब तक जो भी धनुर्विद्या मेरे द्वारा तुम चारों भाइयों को प्राप्त हुई है, उसी का प्रदर्शन करो। अयोध्या के रामकथा पार्क में 120 फुट ऊंचे मंच पर रामलीला का मनोहारी मंचन शुरू हो चुका है, जिसमें टीवी और सिनेमा जगत के कई नामी चेहरे इस साल भी हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन रामलीला की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद नारद मोह प्रसंग का मंचन हुआ, जिसमें दिखाया गया कि नारद मुनि की तपस्या से राजा इंद्र का सिंहासन डोल उठा। इसके बाद इंद्रदेव नारद की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं, मगर नारद जी की तपस्या भंग नहीं होती है। नारद मोह के इस प्रसंग ने दर्शकों का मन मोह लिया। जबकि दूसरे दिन भगवान राम समेत 4 भाइयों के जन्म, महर्षि विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध का शानदार मंचन हुआ, जिसे देख पूरा रामकथा पार्क जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। पुत्र राम और लक्ष्मण। कलाकार राहुल भूचर अयोध्या की इस रामलीला में 5वीं बार भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने अभिनय से रामायण के प्रसंगों को बेहद खूबसूरती से पेश कर रहे हैं। नदी और नाले कठिन मार्ग से शीघ्र ही आश्रम तक पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने स्वयं मेरा चयन फिर से किया। एक बार 5वें वर्ष लगातार मैं आयोजकों का, प्रभु श्री राम का, हनुमान जी महाराज का, सबका अनेक अनेक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये फिर से एक अवसर दिया, फिर से एक मौका दिया कि मैं उनकी पावन कृति को मंच पर दर्शा सकूं। प्यार तो पिछले 5 वर्षों से ही मिल रहा है, लीला हो या ना हो। लीला जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी प्यार इतना है कि हम सारे के सारे एक्टर, स्पेशली मैं, अभिभूत हूं।           - 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
इसके अलावा भी कई ऐसे कलाकार हैं जो अयोध्या के इस भव्य रामलीला का हिस्सा बन खुद को भाग्यशाली समझ रहे हैं। चाहे अवतार गिल हो या बिंदु तारा सिंह या फिर माता सीता का किरदार निभा रही मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा हो। मैं मंदिर जा चुका हूँ, दर्शन कर चुका हूँ। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, हर साल ये करता हूँ। अयोध्या बहुत भव्य होता जा रहा है, हर बार आते हूँ। यहाँ पे इस नगरी में आकर सीता माँ का किरदार निभाना, वह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना, आई थिंक पहला कदम यहाँ पे इस तरीके से मिलना, ये आशीर्वाद से कम नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी संस्कृति ही नहीं, ये हमारी धरोहर है, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है, तो इसे मैं नहीं भूल सकती। रामकथा पार्क में हो रही इस रामलीला में हर साल लोगों को कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इसी कड़ी में इस साल आयोजकों ने 3D तकनीक और साउंड इफेक्ट्स के जरिए रामलीला के मंचन को और शानदार बनाने की कोशिश की है। साथ ही रामलीला का लाइव प्रसारण भी कई प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या की इस रामलीला को देख पाएं। पहले दिन हमारी रामलीला को YouTube और अन्य चैनलों के माध्यम से 18 करोड़ लोगों ने देख चुके हैं अभी तक। इस बार अयोध्या की इस रामलीला की खासियत ये भी है कि विजयदशमी के दिन यहाँ 240 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। इसके साथ ही 190 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाएगा। यानी कला और तकनीक का ये संगम इस आयोजन को और भी भव्य बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। बात अनंतनाग के एक ऐसे किसान की जिसने कम खर्च में बड़ा इनोवेशन कर दिया है। ओवैस अहमद खान नाम के एक युवा किसान ने अपने बागीचे में श्रम लागत कम करने के लिए एक कम लागत वाला रोपवे बनाया है, जिसके इस्तेमाल से वो बेहद कम समय में 2.5 क्विंटल तक सेब की फसल को पहाड़ से नीचे सड़क तक पहुंचा सकता है। यानी बागवानी के तरीके में क्रांति लाने के लिए उसने सेबों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे बना दिया। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। अनंतनाग में सेबों के एक बाग में दिख रहा ये मिनी गंडोला इस पुरानी कहावत पर मुहर लगा रहा है। अब तक गंडोला सर्विस यानी केबल कार सर्विस जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग समेत दूसरे पर्यटक स्थलों पर सैलानियों को खूबसूरत पहाड़ों और घाटियों का मनमोहक नजारा दिखाने तक ही सीमित था। लेकिन एक किसान की सूझबूझ की वजह से ये सेबों के खेत तक पहुंच गया है। समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद अनंतनाग के किसान ओवैस अहमद खान के सेबों का बगीचा मुख्य सड़क से 500 मीटर ऊपर मौजूद है, जहां तक पहुंचने वाली पगडंडी पथरीली और सकरी है। ऐसे में सेब की फसल को कैरेट में पैक करके सड़क तक ले जाना मजदूरों के लिए बेहद मुश्किल काम साबित होता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक बेहद किफायती रोपवे को तैयार कर दिया, जिसमें गाड़ी के एक इंजन के सहारे गंडोला का संचालन हो रहा है। ये जो हमारा बगीचा था इसमें बहुत ज़्यादा किल्लत थी, रास्ते की किल्लत थी, इसमें गाड़ी नहीं आती है और लेबर का काम ज़्यादा था। तो फिर उसी को सोचते हुए मैंने ये कदम उठाया कि मैं कुछ ऐसा इन्वेंशन करूं कि जिससे हमारा माल आसानी से उतर जाए। आइडिया मुझे उस टाइम मिला कि जब मेरे अपने लेबर इधर से क्रेट निकाल रहे थे। फिर जब मैंने उनको शाम को मैंने उनकी हालत देख ली थी, तो शाम को वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पीछे उनका जो ये कंधे थे वो सारे ज़ख्मी हो गए थे माल निकालते निकालते। तो फिर हमने कुछ डिफरेंट सा बनाया इधर, कुछ नेचुरल पावर भी इसका सहारा लिया, जैसे कि ये पेड़ों के साथ हमने ये बांध लिया, नीचे भी पेड़ों के साथ बांध लिया। तो हमने इसको बहुत ही मजबूत, इसकी फाउंडेशन जो है बहुत ही मजबूत बनाई है और लगभग अभी आप देख सकते हो कि 10 से 12 पेटियां हमको ठीक ठाक से उतर रही है। किसी भी पहाड़ी इलाके में ऊंचाई पर मौजूद बगीचों से फलों के भारी भरकम बक्से को ढोना एक बड़ी समस्या है। उसमें न सिर्फ ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत लगती है, बल्कि लागत भी ज्यादा आती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन तक घट जाता है। पहले सिर्फ सेबों के 100 कैरेट को 500 मीटर नीचे सड़क तक ले जाने में 13 घंटे समय लग जाते थे। लागत भी करीब 8000 तक पड़ती थी। अब वो ही काम आधे घंटे में 30 रुपए के पेट्रोल में हो रहा है।
सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उन्होंने लगभग 100 क्रेट निकाला था 5 आदमियों ने। तो उस टाइम मैंने उनको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये दिया था वो 100 क्रेट का। अभी यहाँ अगर हम बात करेंगे तो वो 100 क्रेट हम लगभग आधे घंटे में उतार लेते हैं 30 रुपये के खर्चे में। 30 रुपये का उस टाइम पेट्रोल जाता है। दिन में मैं लगभग 2 से 2.5 हज़ार पेटी इधर से निकाल सकता हूँ। अगर हम लेबर्स की बात करेंगे तो कम से कम 200 लेबर हमको डालने पड़ेंगे इधर, फिर वो 2.5 हज़ार पेटी निकालेंगे लगभग सुबह 6 बजे से शाम के 9 बजे तक। यूट्यूब की वजह से आए इस आइडिया से फलों के बक्से का बोझ उठाने वाले लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। हम लगभग 10-15 लेबर इसके साथ काम करते हैं और हम जब यहाँ से माल निकालते थे तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समझो कि हमें 10-15 पेटी दिन में उतरती थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंधे लाल हो जाते थे, हमारे हाथ और पाँव थक जाते थे, हम काम नहीं कर सकते थे। अब इसमें हम जो अभी गंडोला सिस्टम बनाया है इसमें हम दिन में 1000 पेटी भी उतार सकते हैं, 2000 भी उतार सकते हैं, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं है। हम लगभग इसके साथ 15-20 बंदे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि बाकी बाग वालों को भी सहूलियत मिलनी चाहिए। कश्मीरी युवा के इस अद्भुत इनोवेशन से न सिर्फ दूसरे किसान बल्कि करीबी दोस्त भी बेहद प्रभावित दिख रहे हैं। ये जो इसने इनोवेशन बनाई है ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये जो मजदूरों का खर्चा इसने यहाँ पे बचाया है ये तो सबसे बड़ी बात है। और इसके पापा का इसका बड़ा हाथ रहा है, मतलब इस इन्वेंशन में इसको पैसे लगे, पैसे खर्च करने पड़े, तो उसने इसका पूरा सपोर्ट किया है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कश्मीर में हमें सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी देखने को मिलती है। तो अगर ऐसे ही मतलब हर एक के पास अच्छा कोई कंसेप्ट होगा जो ये ऐसे इन्वेंशन करेंगे तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर वो भी ऐसे कंसेप्ट रखेंगे, वो भी ऐसे इन्वेंशन करेंगे अपने बगीचों के लिए, जो हायर एल्टीट्यूड पे उनके बगीचे होते हैं, क्यों नहीं उनका खर्चा बच सकता है। आर्थिक लिहाज से इस बेहद सस्ते और टिकाऊ मॉडल की वजह से मजदूरों पर साल भर में लगने वाले करीब 1 लाख रुपए के बचने की संभावना बन चुकी है। ओवैस अहमद खान के रोपवे वाले इस आविष्कार से सिर्फ सेबों के भारी भरकम बक्से ही उतारने के काम नहीं आ रहे, बल्कि अब सेबों के बाग तक खाद और खेती से जुड़े सामान पहुंचाने में आसानी हो गई है। कश्मीर में सेब की खेती श्रीनगर, बारामूला, शोपियां, बडगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और अनंतनाग जिलों में होती है, जिसमें बारामूला और शोपियां बड़े उत्पादक हैं। कश्मीर के ये क्षेत्र भारत के कुल सेब उत्पादन में लगभग 80% का योगदान देते हैं, जिसकी वजह से सेबों की खेती की लाखों कश्मीरी युवाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत है। अनंतनाग से आरिफ बलूच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को मथुरा में होंगी, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक स्पेशल ट्रेन से यहां पर पहुंचेंगे, लिहाजा दिल्ली से मथुरा तक रेलवे लाइनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। राष्ट्रपति यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा तक महाराजा एक्सप्रेस को प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इसी ट्रेन से दिल्ली से कानपुर गए थे। महामहिम की मथुरा यात्रा के लिए तैयार है महाराजा एक्सप्रेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा वृंदावन की यात्रा पर निकलने वाली हैं। इस दौरे के लिए भारतीय रेल ने महाराजा एक्सप्रेस को प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन में तब्दील कर दिया है। ये ट्रेन कल राष्ट्रपति को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा तक लेकर जाएगी। इस खास ट्रेन के साथ भारत रेल की ऐतिहासिक विरासत जुड़ी है। इस शानदार सलून ट्रेन में भारत के कई राष्ट्रपति सफर कर चुके हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी इस ट्रेन में यात्रा कर चुके हैं। इस ट्रेन में राष्ट्रपति की सुरक्षा, आराम और प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाता है।
सुरक्षा कारणों से कल इस ट्रेन के रवाना होने से पहले ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद ट्रैक पर रेलवे अधिकारियों का निरीक्षण वाहन दौड़ेगा। ट्रैक पर जांच पूरी होने के बाद ही राष्ट्रपति की ट्रेन को रवाना किया जाएगा। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने आज सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मथुरा धार्मिक यात्रा पर आ रही हैं। ये यात्रा उनकी सुबह में शुरू होगी। सुबह वो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए रवाना होंगी। यहाँ वृंदावन रोड स्टेशन पर वो पहुंचेंगी। उसके बाद उनका काफिला बांके बिहारी मंदिर जाएगा। बांके बिहारी की पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति निधिवन जाएंगी। निधिवन में जहाँ स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी को प्राकट किया था, वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पूजा अर्चना करेंगी और वहाँ रुकेंगी कुछ देर। उसके बाद राष्ट्रपति सुदामा कुटी जाएंगी, जहाँ करीब 10 संतों से उनका भेंट वार्ता होगी और शांतिक चर्चा होगी। और उसके बाद वो मथुरा पहुंचेंगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। उसके बाद ये बताया जाता है ब्रज का प्राचीन मंदिर है, ये कुब्जा कृष्ण मंदिर है। इस मंदिर में शायद 4 बजे के आसपास वो पहुंचेंगी और इस मंदिर के दर्शन करेंगी। बहुत ही छोटा मंदिर है और बताया जाता है कि बड़ा प्राचीन मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। राष्ट्रपति के इस दौरे के लिए प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के बाद अब आला अधिकारी श्री कृष्ण धाम में राष्ट्रपति की इस यात्रा को यादगार बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।